आपका नेक्स्ट टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपने 5 ईयर्स प्लान आपने खुद रीड करने हैं उसमें। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास एक प्लान आता है एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल जो रिप्रेजेंट किया गया 1991 में रिप्रेजेंट हुआ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले जो लिबरलाइजेशन आई, लिबरलाइजेशन का मतलब लोगों को अपनी आजादी से काम करने का जो चांस है। पहले क्या था, लाइसेंस राज सिस्टम चलता था, लोगों को बिजनेस करना तो लाइसेंस के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। कुछ लोगों को भी लाइसेंस मिलते थे, काफी लोग जो फ्रीली हो जाते लाइसेंस लेने में, बिजनेस चला ही नहीं पाते थे अपनी टेक्नोलॉजीज को, जो अपने एंटरप्रेन्योर लेवल को इम्प्रूव भी नहीं कर पाते थे। तो जब ये सिस्टम आया तो लाइसेंस डी लाइसेंस सेटअप किया गया, लोगों को इजली बेस पे जो व्यापार करना चाहते हैं व्यापार के रास्ते खोल दिए गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओपन हो गया, इजली बेस पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। उसी टाइम पे एक्जिम पॉलिसी भी हुई थी। एक्जिम पॉलिसी में ये था कि काफी चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस था कि इम्पोर्ट करोगे तो आपको साथ में एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, बहुत सारी आइटम्स ऐसी थी। इसी को डिसेंट्रलाइज भी किया गया, भी आप इजली बेस पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आया प्राइवेट, उसी में प्राइवेटाइजेशन भी आया। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो हमारे पास जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे, अगर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को लेके आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करानी है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट करवानी है, वही बेस अपने बिजनेस में करवा सकते हैं। मोर देन 50% भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ही करवानी है, या फिर फुली प्राइवेट सेक्टर को मार्केट में लेके आना है तो वो मार्केट में आ सकते हैं। जैसे आजकल हम टाइम देख रहे हैं कि सब कुछ ही मोस्टली प्राइवेट होते चले जा रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इसी बेस पे आ रहा है कि एलपीजी मॉडल स्टार्ट हुआ था तो प्राइवेट सेक्टर में से कि इकोनॉमी को बेनिफिट ज्यादा हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुए, बर्डन जो गवर्नमेंट के ऊपर थे वो कम होने लग गए। लास्ट में हमारे पास आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्लियर करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, अभी हम देखते हैं घर बैठे हम एक दूसरे लोग से, बाहर के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, इजिली बेस पे करेंसी इधर से उधर भेज सकते हैं, मनी फ्लो हो रहा है, कोई गुड्स आपने मंगवानी है या फिर कोई गुड्स आपने किसी को भेजनी है, वो इजिली बेस पे आप बैठ के घर पे बैठ के किसी को आप व्यापार भी कर सकते हैं। एक ही टाइम पे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जब कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह की टाइटल को या फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। एक दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, व्यापार करना, पैसे का फ्लो होना, बातचीत करना, इसको ग्लोबलाइजेशन का टाइप ही बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास जो काम करती है मोस्टली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संस्था है जो 1997 से चल रही है। मोस्टली एक संस्था है जो बिजनेस में डील करती है कि किसी तरह किसी कंट्री में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे सपोर्ट करना, वहाँ पे व्यापार को बढ़ाना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जो किसी भी कंट्री की सपोर्ट साथ में करती है। ग्लोबलाइजेशन आने से इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, एक तो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी सेटअप हो गई, मार्केटिंग बहुत सिंपल तरीके से होने स्टार्ट हो गई, फाइनेंस इजीली बेस पे अवेलेबल हो गया, एचआर डिपार्टमेंट्स मोस्टली मार्केट में इकोनॉमी लेवल में आ गया कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप होगी, लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, इकोनॉमी में जीडीपी लेवल इंक्रीज हुए। ये सब कुछ ही जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का लेवल आया तो ये सेटअप हो गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट को अगर प्रॉपर तरीके डिजाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, चैलेंजिंग था पहले टाइम में सब, जो काफी इकोनॉमीज के लिए बहुत सफर करना भी चैलेंजिंग होता है। जब से ग्लोबलाइजेशन आई तो ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ कि वो चैलेंजिंग जो पाथ थे, गरीबी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होने से प्रोडक्ट की लोकेशन सिलेक्शन, किस किस एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्शन होने भी सिलेक्ट होती थी। पहले क्या होता था, सभी इकोनॉमीज वाले क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट बनाते थे और खुद ही आ जाते थे। ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, भी जो प्रोडक्ट यहाँ पर मान लीजिए बन रहे हैं, हम बोलेंगे सिर्फ इंडिया वाले यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कंट्री में जिनको भी जरूरत है वहाँ पर भी बेस पे प्रोडक्ट हम लोग भेजते हैं। मोस्टली जैसे हम बोले कि कनक, चावल हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट भी करते हैं, खेती बाड़ी का सामान मोस्टली यहाँ पे चलता है, हम लोग बाहर भेजते हैं। जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी से ही बाहर जाते हैं। रेशनलाइज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन भी होने लगी वो रेशनलाइज के होने से, रेशनलाइज का मतलब कि एक तो क्वालिटी बेस पे प्रोडक्ट बनने लगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कुछ भी बना के किसी बंदे को भेज देते हैं। जिस एरिया में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है और जिस एरिया में जो चीजें प्रोडक्शन हो सकती हैं उन्हीं एरिया में वो काम हो रहे हैं। हम बोले कि एक चीज सभी जगह में बन रही होगी, ऐसा नहीं है। रेशनलाइज प्रोडक्शन हो रही है एज पर लोगों की रिक्वायरमेंट की, और सभी रिक्वायरमेंट जो है कम्प्लीट भी की जा रही है। ये ग्लोबलाइजेशन आने से ही हुआ है। ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, जॉब होपिंग, जॉब की जो होप चल रही थी जॉब आएंगी वो दूर हुई, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुआ। एग्जाम्पल्स हैं उसमें, कुछ नहीं है, आप ऐसे नहीं है उसमें पढ़ेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ कंपनीज के उस पेज में जो आपके पास अगला पेज था। उसको उन्होंने यही लिखा कि जब ग्लोबलाइजेशन आई
तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने से जॉब्स इंक्रीज हुई, लोगों का लिविंग सेक्टर इंक्रीज हुआ, एमएनसी जैसी फ्लो हुई, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब फ्लो हुई, तो बिजनेस अपलिफ्ट हुए, बिजनेस उतने ही ज्यादा ग्रो करने मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिएगा कि इनसे ही सामान खरीदेंगे तभी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काम करेंगी। इसके ऊपर मेन ध्यान दिएगा ग्लोबलाइजेशन में। उसके बाद आपके पास सभी ग्लोबलाइजेशन आने से क्या होगी, एचआर सिग्निफिकेंट हो गया। एचआर सिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो इकोनॉमी में पहले जो ऐसा होता था, जो पर्सन के पास नॉलेज था वही लोग काम करते थे, उन लोगों की सोच ही चलती थी। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन ऐसे कि हर एक बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग काम मिलना स्टार्ट हो गया। जो बंदा जिस काम में फील्ड में एक्सपर्ट होता था उसके बेस पे उसी को काम मिलता है। आज के टाइम में वो चीज चल रही है। हम लोग अलग अलग जॉब पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं। सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपने अपने प्रोफेशनलिज्म और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सब लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जीडीपी लेवल इंक्रीज हुई, नेशनल इनकम लेवल इंक्रीज हुआ। ये सब कुछ जो हुआ एलपीजी मॉडल आने के बाद ही स्टार्ट हुआ। एलपीजी मॉडल जो रिप्रेजेंट किया गया था 1991 में, किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था एलपीजी मॉडल। आपको इसका स्पेशली क्वेश्चन आ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, डिफाइन दी एलपीजी मॉडल। ये था आपका छोटा सा टॉपिक जो हुआ खत्म। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपके पास नेशनल इनकम। पीछे घर है सरकार। अगला टॉपिक हमारे पास अभी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमें जो भी टाइम पीरियड दिया जाता है, मान लीजिए एक साल के टाइम में एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसको क्या बोलते हैं किसी भी इकोनॉमी की? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने की जब करने जाते हैं तो काफी कुछ उसमें देखा जाता है। जीडीपी, जीएनई, जीएनआई, एनएनपी, एनएनआई, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम। ये सब कुछ इस नेशनल इनकम के टॉपिक में कवर हो जाता है। जब नेशनल इनकम को कवर हमने कैलकुलेट करना होता है तो 3 मेथड से हमने, वैसे पिछले लास्ट बुक में भी हमारे पास एक टॉपिक आया उसमें से हम कवर करते हैं नेशनल इनकम को। प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं, इनकम मेथड से भी देखते हैं और एक्सपेंसिव मेथड से भी देखते हैं। नेशनल इनकम किसी इकोनॉमी की किसी एक तरीके से कैलकुलेट नहीं होती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पीछे, जो नेशनल इनकम क्यों कम कोई भी इकोनॉमी में देखी जाती है उसके पीछे इंपॉर्टेंस रीजंस क्या है? सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी का साइज देखना हो और उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखनी हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सभी कंट्रीज का परफॉर्मेंस आता है, किसकी जीडीपी ज्यादा है, किसकी जीडीपी कम है, किस किस सेक्टर में कोई इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। किसी एक सेक्टर में नहीं देखा जाता है। हेल्थ में अलग देखेंगे, खेल में अलग देखेंगे, एजुकेशन में अलग देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग देखेंगे, सभी सेक्टर्स में, पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में, सभी सेक्टर्स में देखा जाता है। तो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस नेशनल इनकम कैलकुलेट होने के बाद ही पता लगती है कौन सी इकोनॉमी कहाँ पर आगे बढ़ रही है। किस इकोनॉमी की ग्रोथ लगातार कैसे हो रही है उसका ट्रेंड सेटअप करना हो तो प्रीवियस ईयर से परफॉर्मेंस देखने तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना जरूरी है। पिछले साल में हमने क्या किया था, इस साल में हमारे पास क्या परफॉर्मेंस आई, वो नेशनल इनकम से ही कर लिए कंप्लीट हो सकती है। किसी भी इकोनॉमी की अलग अलग सेक्टर में कौन कौन से हमने परफॉर्मेंस आइटम सेटअप करने या कौन कौन से वेरिएशंस आए हमारी इकोनॉमी में, वो चीज चेक करनी तो नेशनल इनकम करना चेक करो। क्योंकि इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट का सेक्टर अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, ट्रेडिंग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, एग्रीकल्चर अलग आ जाता है, मेडिसिन अलग आ जाएंगी, कपड़ा उद्योग अलग जाएगा, सब लोग सेक्टर्स में अलग अलग चलते हैं। तो किसके सेक्टर में क्या क्या वेरिएशंस आए हैं वो चेक करने का नेशनल इनकम करना जरूरी। वेरिएशन समझना कि चेंजेस क्या क्या है। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करना हो किसी इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई टारगेट सेटअप करना हो कि कौन हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, तो उसके लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जरूरी है। क्योंकि आप लोग टारगेट तो सेटअप कर देंगे, बजट बना देंगे, लेकिन बजट की परफॉर्मेंस क्या है उसको चेकअप करना है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जरूरी होगा। अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी की जरूरत है, जो डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है, उसके लिए भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होना जरूरी है। नेशनल बोले कि पूरे वर्ल्ड वाइज परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हो तो नेशनल इनकम का कैलकुलेट होना जरूरी है। फ्यूचर में हमारी डिमांड्स क्या है प्रोडक्ट के रिलेटेड, कौन सी फर्म फ्यूचर में आगे जा सकती हैं, उसके लिए भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जरूरी है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना हो, गरीबी रेखा को कम करना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी हो, तो उन सभी चीजों के लिए नेशनल इनकम का कैलकुलेट होना
जरूरी है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से किसी भी इकोनॉमी की क्या बनती है, मार्केट वैल्यू बनती है। जो हम बोल सकते हैं भी कोई भी इकोनॉमी का नेम एंड फेम बनेगा जब दूसरी अदर कंट्रीज वाले किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो नेशनल इनकम की बेस पे ही की जाती है। अगर कोई इकोनॉमी लगातार डिवेल्प हो रही होती है, डिवेल्प एक हमारी इकोनॉमी भी अलग अलग है, अनडिवेल्प्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डिवेल्प्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, डिवेलपिंग इकोनॉमी है कि हम लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। डेवलप लोग उनमें होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत आगे, जैसे बोले यूएस इकोनॉमी है सबसे आगे इकोनॉमी है, इनके पास डॉलर्स की कीमत भी अच्छी है, सब कुछ यहाँ पे इनके अच्छा चलता है जो बाहर की कंट्रीज है। हमारी इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग है। कुछ ऐसी भी इकोनॉमीज आती हैं अनडिवेल्प्ड, जहाँ पर बहुत सारी चीजों की कमी है, बाकी कंट्रीज को उनकी सपोर्ट करनी पड़ती है। तो मार्केट वैल्यू भी नेशनल इनकम आने से ही होती है। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी तब भी जाके ही उसकी मार्केट वैल्यू को भी देखा जा सकता है। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब मेजर करने जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अलग अलग, क्योंकि सबसे पहले मतलब देखते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। बहुत सारे लोग क्या है मेजरमेंट्स को डिफरेंट टाइप से अलग करते हैं। वैसे इकोनॉमी जो मेजरमेंट्स हैं 3 मेथड से होती है, इनकम, एक्सपेंसिव और प्रोडक्शन। 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कई बार मेजरमेंट करने में डबल डाटा इकट्ठा आ जाता है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल होने का। मैं एग्जांपल बोलूँ आपको, बोला जाए भी हमारी इकोनॉमी में जनसंख्या का डाटा इकट्ठा करना है, जनसंख्या में फाइंड करना है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, प्लस कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने कितने इनकम कमा रहे हैं। मोस्टली आते हैं ना, कई बार पहले चलता था स्कूल के लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी, घरों में जाते थे, अलग अलग एरिया में डाटा इकट्ठा करते थे। वो क्या करते थे 10-15 घर जाते थे, उसके बाद बाकी डाटा का अपनी तरफ से डाटा डाल देते थे। वो क्या होता था, एस्टिमेशन डाटा डालते थे, प्रॉपर डाटा मिलता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं इनकम कैलकुलेट करने में। दूसरा इन लिखा है कि प्रॉब्लम इज पार्टिकली ओवरकम बाय यूजिंग मनी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कई बार क्या हम सिर्फ मनी को लेके ही मेजरमेंट कर लेते हैं, भी पैसे को देख के मेजरमेंट कर दी। नेशनल इनकम सिर्फ पैसे से नहीं देखी जा सकती, इनकम, एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन, तीनों चीजों से हमें देखनी होती है। उसके बाद नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो कई बार कहता है गुड्स और सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज देखनी चाहिए। कई बार हम सिर्फ गुड्स के ऊपर ही बात कर जाते हैं कि कितने प्रोडक्ट बने, सर्विसेज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट मेथड देखा जाएगा, प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही देखी जाएंगी। उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट के जब करने जाते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट्स, कैपिटल गेन्स, ये काफी चीजें भी कई बार निकल जाती हैं, बीच में से आती ही नहीं है। किन लोगों को आपने कितनी पेमेंट ट्रांसफर की है, कहाँ से आपने कैपिटल गेन्स कमाया। कैपिटल गेन्स समझते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर दी 5 साल 10 साल बाद आपको इतना पैसा मिला, वो आता ही नहीं है कैलकुलेशन में। लोगों ने हॉर्स राइडिंग कर ली या ऐसे कोई जुआ सट्टेबाजी चल गई, वहां से लोग पैसे कमाते हैं, उस चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है। जब तक कहता है इकोनॉमी में प्रॉपर में एक ऐसा सिस्टम नहीं आता कि सभी चीजों का रिकॉर्ड होगा, तब तक नेशनल इनकम प्रॉपर कैलकुलेट हो ही नहीं पाती, एक्चुअल में पैसा कितना फ्लो हो रहा है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री करने के तरीके भी बहुत हैं, हम एक तरीके से इन्वेंट्री नहीं करते, कुछ लोग अलग अलग मेथड लगाते हैं, वीफो, लीफो, कुछ लोग स्टॉक लेवल सेटअप करके बैठे हैं, कुछ लोगों ने एबीसी, बीडी, काफी मेथड लगाए हुए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिस बेस पे मींस नेशनल इनकम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पाती। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत सारे डेप्रिसिएशन के भी मेथड अलग अलग हैं। लोगों को अपनी एसेट्स के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन लगा रहा है, कोई रिटर्न डाउन लगा रहा है, कोई अमोर्टाइजेशन लगा रहा है, कोई इन्फ्लेशन मेथड लगा रहा है, काफी अलग अलग मेथड लगाते हैं बहुत सारे लोग, प्रॉपर सेटअप ही नहीं है, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉपर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में ऐसे गुड्स और सर्विसेज भी यूज होते हैं जिनके बारे में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है। हम बोलेंगे बहुत लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन में ही नहीं आते। आप लोग कई बार देखेंगे मार्केट में हमारे पास छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, ना वो जीएसटी नंबर लेते हैं, ना उनके पास पैन नंबर होता है, ना ही उनके पास लाइसेंस नंबर होता है। शॉप्स खुल जाती है मार्केट में, बंदे शॉप बनाई तो खोल के बंदे बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती गवर्नमेंट। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। उसके बाद कोई बंदा कहता है घर खरीद रहा है, घर खरीदने के बाद उसको किराए पे दे रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं आता। एक्चुअल में तो उसकी इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए, लेकिन बंदा जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता ही नहीं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं बनता, तो मीन्स जीडीपी में प्रॉपर उसका हिस्सा बनता ही नहीं है। उसके बाद में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाउसिंग सर्विसेज को होम ओनर की तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए कंपनी की तरफ से आपको घर मिल गया रहने के लिए, आप लोग क्या करते हैं, उसकी इनकम को दिखाते ही नहीं। आप लोग बोलते हैं कि हमें जो सैलरी सिर्फ वही दिखाएंगे, जो चीजें और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो चीजों को भी नहीं दिखाते हो।
तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी किसी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हमने ये भी लिखा कि गवर्नमेंट काफी प्रकार की सर्विसेज देती है, जैसे कि फायर फाइटर, डिफेंस फाइटर्स, ऑर्डर लॉ, काफी प्रकार की सर्विसेज गवर्नमेंट देती है। जैसे मान लो पेंशंस मिलती हैं बहुत लोगों को, आर्मी पेंशंस मिलती है, फायर फाइटर्स मिलती हैं, जो बंदे जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है उनको काफी पैसे वगैरह मिलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो काफी चीज का तो हम चीजों के रिकॉर्ड ही नहीं आ पाता, कई बार ऐसा भी सिस्टम आ जाता है। तो उसके बेस पे भी किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी भी इकोनॉमी में कहते हैं जब आउटपुट को देखते हैं, जो कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसका भी प्रॉपर कई बार रिकॉर्ड नहीं होता। बहुत सारी कंपनी जैसे इकोनॉमी में कैश में काम करते रहते हैं। पहले चलता था ना ग्रोसरी बिजनेस जो है कैश में ही काम चलते थे, 50-50 हजार तक का कैश में काम चलता था, लाख तक का भी। आज तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि 10,000 से ज्यादा कैश किसी को लेना नहीं, किसी से देना नहीं, आपको ऑनलाइन सिस्टम में काम करना है। लेकिन पहले क्या होता था, प्रोडक्शन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऐसे ही काम कर रहे थे। बहुत सारे बिजनेस सिर्फ ऐसे ही काम करते थे, काफी बिजनेस बंद भी हुए थे। जैसे सिस्टम आया गवर्नमेंट ने 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट दोगे, सैलरीज देनी है तो ऑफलाइन नहीं दोगे, आप लोग सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट दोगे। तो ये सिस्टम आने से क्या है, काफी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए, काफी बिजनेस बंद भी हुए। तो प्रॉपर जीडीपी वहां पर भी देखी नहीं जाती थी। टोटल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंसिव जब भी किसी नेशनल इनकम की बात की जाएगी सबसे पहले टोटल आउटपुट देखी जाएगी। पूरी इकोनॉमी में कितनी आउटपुट हुई है, आउटपुट मीन्स कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई है पूरे साल में। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का मीन्स हमारी इकोनॉमी का नेशनल प्रोडक्ट कौन सा है जिसके ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है, वो कितना प्रोड्यूस हुआ। नेशनल वाइज इनकम, कौन कौन से सेक्टर से हम लोग कितनी कितनी इनकम कमाए, उसके बारे में ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल वाइज एक्सपेंसेज, जरूरी नहीं होता कि सारी इनकम दिखी जाती है, गवर्नमेंट ने कितने खर्चे भी किए इकोनॉमी में, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया, कितना कंट्री की डेवलपमेंट पे लगाया, कितना सेविंग में लगाया, इन्वेस्टमेंट लेवल में लगाया, वो सब कुछ जो है आपकी नेशनल इनकम में ही इकट्ठा कर ली जाती है। जैसे ही नेशनल इनकम की बात करेंगे वहां पे हमें कंजम्पशन लेवल भी देखा जाता है। कंजम्पशन लेवल मीन्स कितनी गुड्स और सर्विसेज बना के कितने हम लोग खुद यूज कर रहे हैं और कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर चेकअप किया जाएगा। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में पूरे साल में गिवन टाइम में कितने प्रोडक्ट बनाए गए उसको हम नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। पूरी इकोनॉमी में कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में किया उसको नेशनल एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी में गिवन टाइम में गवर्नमेंट को कहाँ से सर्विसेज देने पे इनकम जनरेट हुई, जैसे कि हम बोल सकते हैं एजुकेशन सर्विसेज, हाउसिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, या फिर उसके बाद डेवलपमेंट सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिसपे गवर्नमेंट को इनकम नहीं जनरेट होती है। तो जहां जहां से भी गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हुई उसको हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। फिर आता है कि मेजर ऑफ इनकम, जब इनकम की बात की जाएगी तो किन चीजों को देखा जाएगा, जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गिवन टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्ट जनरेट हुआ या प्रोड्यूस हुआ उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। दूसरा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में कितना गिवन टाइम पीरियड में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसको नेशनल प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। कई बार हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी आपने नेट नेशनल, क्योंकि ग्रोस का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल प्रोडक्ट, उसमें कोई भी खर्चे माइनस नहीं किएगी। जब नेट नेशनल की बात करेंगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर ली जाएगी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास बच जाता है। जब भी मेजरमेंट ऑफ इनकम करोगे तो इनकम में कौन कौन सी चीजें देखी जाएगी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट में कीमतें क्या चल रही हैं और किस फैक्टर में कौन कौन सी कॉस्ट चल रही है। जब अपने खर्चे माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट में से खर्चे निकल तो हमारे पास अपने आप इनकम आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्होंने लिखा है भी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। बीच में एक टॉपिक है पेजेस को लिख सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। सबसे पहले मेथड हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है इनकम इज मेजर्ड इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में कितने गिवन टाइम या फिर पूरे साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसको हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आ रहा है इनकम मेथड। इनकम मेथड बोले भी किसी भी इकोनॉमी में फ्लो फैक्टर ऑफ इनकम देखे जाएंगे, कितने इंटरप्रेन्योर आए, कितना पैसा लेबर में, कितना कैपिटल में, इंटरप्रेन्योरशिप में, कितने लोगों को वेजेस, किस प्रकार की सैलरीज या कैपिटल गेट्स, कहाँ से कैपिटल आ रही है, कहाँ से कैपिटल जा रही है, कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप अपना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। इंटरप्रेन्योर समझते कौन होते हैं, जो लोग अपनी स्किल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इंटरप्रेन्योर होते हैं। मींस वो अपनी कैपिटल कैसे रेज करनी है, ये सब कुछ इनकम मेथड में आ जाता है। तो इनकम मेथड में ये सब देखा जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में
नेट नेशनल इनकम सॉरी GNI कितनी है, ग्रोस नेशनल इनकम कितनी है, उसको लिखेंगे। किन लोगों को कितनी रेमुनेशन मिल रही है, कौन लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये ग्रोस नेशनल इनकम से ही निकलता है। फिर आता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है हमारी इकोनॉमी में पूरे साल में कंजम्पशन लेवल पे, गवर्नमेंट कंजम्पशन लेवल पे, गवर्नमेंट एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन लेवल पे, प्राइवेट या नेट एक्सपोर्ट लेवल पे कितने खर्चे किए, वो सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसिव जितने होते हैं वो सारे हमारी नेशनल इकोनॉमी में नेशनल इनकम बेस पे कन्वर्ट की जाती है। नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले जीडीपी पर हमने पहले पता क्लियर कर लिया कि वो हमारी इकोनॉमी में पूरे साल में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहता भी फैक्टर कॉस्ट कौन कौन सी होंगी। फैक्टर कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट ही हमारे जो खर्चे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास बच जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल जीडीपी का मतलब एक्चुअली जो करंट हमारे पास है वो हमारी रियल जीडीपी होती है। नॉमिनल क्या होती है, जिसके बारे में हमने डिसाइड करके रखा था कि ऐसे जीडीपी हमारी इतनी इंक्रीज होगी, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग इन ए कंट्री, एक साल में जो हमारा साल चल रहा है उस साल में हमारा कितना प्रोडक्ट अभी तक हो चुका है। एक तो होता है प्रीवियस डाटा लिया जाता है, उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। गिवन टाइम पीरियड में जो हमारा टाइम बोला गया एक साल में बोलूँगा 2022 से 23 के बीच में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फिर हमारे पास आती है अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है भी टोटल आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स सर्विस नेशनल गुड्स, कितनी हमारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस तो हुई प्लस जिनको साथ में हमने कंज्यूम भी कर लिया। ऐसा समझ लो, ग्रोस तो हो गया भी, आपने देखा कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्ट जिनको हमने एक्चुअल में कंज्यूम भी कर रहे हैं उसको साथ में जब लिया जाता है उसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इनकम आती है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम रहेगी। उसके बाद प्राइवेट इनकम, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट बेस पे सैलरीज कमाते हैं, अपने प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो इनकम कमाते हैं, वो प्राइवेट इनकम होगी। फिर आते हैं पर्सनल इनकम। जब इंडिविजुअल लेवल पे किसी बंदे की इनकम को चेकअप किया जाता है उसको हम पर्सनल इनकम बोलेंगे। डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, जो आपकी टोटल इनकम आपके खर्चे करने के बाद आपके पास पैसे बच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। रियल इनकम, एक्चुअल में जितनी इनकम आप पूरे साल में कमाते हैं या फिर नेशनल बेस पे आप दिखाते हैं हमने इनकम टैक्स रिटर्न में इतनी इनकम दिखाई है, उसको हम एक्चुअल में रियल इनकम बोलते हैं। पर कैपिटल इनकम, आपने कितना पैसा लगाया उस कैपिटल से आपको कितना पैसा जनरेट हो रहा है उसको हम पर कैपिटल इनकम भी बोल सकते हैं। ये सारे आपके दो नंबर के क्वेश्चन थे, जीडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ये आपके सारे दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चीजों को देखकर ही किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ये था आपका नेशनल इनकम का टॉपिक जो हुआ खत्म।